आया आंसर बोलो। आया किसी का बोलो। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या दिया अपने को, 1 - cos x, tan x, cos x और sin x। ठीक है, क्या आ रहा है? आइलर इक्वेशन क्या है? एफ वाई डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश प्लस टी स्क्वायर डी एक्स वाई एफ वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा ये, -2y। y डैश का टर्म तो प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश का क्या आ जाएगा ये, 2 टाइम्स y डबल डैश इज इक्वल टू 0, -2y। उसके बाद ये फोर्थ, ये साइड आके आ जाएगा ये फोर्थ प्लस -y इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन रहा है, m⁴ -1 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट क्या आएंगे, एक m² -1, एक m² +1 इज इक्वल टू 0। तो y ऑफ x इज इक्वल टू c1 e⁻x, c2 e⁻x, c3 cos x प्लस c4 sin x, ये आ रहा है। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, 0 पे 0 दिया है। तो 0 पे 0 दिया है तो इससे क्या आ जाएगा, ये 0 c1 प्लस c2, और ये पार्ट तो निकल जाएगा ना अपने पास, जिसको 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास c3 आ जाएगा। मतलब c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन चेक करेंगे। हाँ, उससे भी कर सकते हैं 0, तो उससे क्या होगा, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन आ जाएगा ना, tan x तो आ नहीं रहा, उससे भी कर सकते हैं। हाँ, तो एक काम करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इतना आ गया सबका। अब देखो ऑप्शन से कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे। अपने पास क्या दिया है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी से ये हो जाएगा। अब इससे ये एलिमिनेट कर सकता हूं मैं, tan x मेरा इससे एलिमिनेट हो गया कि नहीं, क्योंकि या तो e⁻x होगा, e⁻x cos x और sin x। ये कांस्टेंट से सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा ना, ये तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब tan x को हटा दो, अब ये तीनों बचे। अब अगर इसको इसका सॉल्यूशन बनना है तो इसके लिए इसको बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो ये भी आ रहा है। सेकेंड, ये एलिमिनेट हो गया, ये अब बचा 1 और 2। अब इसका डेरिवेटिव पे 0 पुट करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। तो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो sin x का क्या आ जाएगा, cos x, और इसका क्या आ जाएगा, माइनस sin x आ जाएगा ना, 1 का 0 cos x का। अब अगर मैं इस पे 0 पुट करूंगा तो ये 0 आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, सिर्फ डी ऑप्शन। समझ में आया सबको ये। तो ऑप्शन से बाउंड्री कंडीशन चेक करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको ये, क्योंकि जो गिवन है ना उससे ये सॉल्व करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि C1 C2 C3 के फॉर्म में है। फिर सेकेंड हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वहां से कुछ एलिमिनेट होगा।
फिर इसको पूरा सॉल्व करके फिर निकालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि बाउंड्री कंडीशन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ना, तो ये मैंने हमेशा बताया कि जब भी अप्लाइड के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो या बाउंड्री वैल्यू, सबसे पहले तो क्या करो, चेक करो कि इसमें से कौन सा बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जो नहीं सेटिस्फाई करेगा ना, उसको तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। हाँ, अगर अब 2-3 ऑप्शन बच रहे हैं तो फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब इसका बताओ, वही क्वेश्चन है क्या? सेम सेम क्वेश्चन तो है ये। देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में भी पूछा था, 2019 में भी। हाँ, इसका बता, इसका क्या आएगा? अच्छा, इसको भी हम लोग ना ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, ये क्या बोल रहा है, 0 पुट करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इससे एलिमिनेट कर सकता हूं मैं। 0 पुट करने पे 1 कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है? इससे ये दो एलिमिनेट हो गए ना, ए और डी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? बी और सी। अब उसके बाद क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो और फिर 0 पुट करो। तो डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये देखो, इसको चेक करने से अच्छा सिर्फ ये चेक कर दो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x/2, मतलब x क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल, x/2 आ जाएगा ना, x/2 ही आएगा ना, ये 0, 2x, 2 से कैंसिल, x/2। तो x/2 में अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 1 आने वाला है नहीं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? बी। तो चेक करने की जरूरत नहीं, मतलब इसको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जा रहा है। मतलब अगर किसी को नहीं भी पता है तब भी वो सिर्फ बाउंड्री कंडीशन चेक करके भी इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ इसी में अगर इसका डेरिवेटिव पुट करेंगे तो ये तो x का टर्म रहेगा, जब 0 पुट करूंगा तो ये पार्ट 0 और ये 1 बचेगा। तो सिर्फ बी ऑप्शन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ये सॉल्यूशन होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक, नहीं होगा फिर भी सबको मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है सबको ये? बाकी इसको सॉल्व भी करोगे तब भी यही आएगा। चलो, ये समझ में आ गया सबको? आइसोपेरिमेट्रिक फॉर्म, इसमें क्या होता है, आपको एक फंक्शनल गिवन होगा और साथ में उस पे कुछ कंस्ट्रेंट भी गिवन होती है। मतलब इंटीग्रल के फॉर्म में ही एक कंस्ट्रेंट गिवन होगा और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स का। ठीक है, जैसे ये जो भी अपने को एक्सट्रीमल गिवन है, तो इसके एफ को प्लस और लैम्बडा, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है किसका? एफ और जी का। ठीक है, ये जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। इसका यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करते हैं मल्टी वेरिएबल के अंदर भी। तो उसी टेक्निक का यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये अपने पास एक फंक्शनल गिवन है और ये अपने पास एक कंडीशन गिवन है। और कंडीशन कैसे पता चलता है? ये जो भी इंटीग्रल की वैल्यू है इसका किसके इक्वल दिया होगा? एक कंस्टेंट के इक्वल, मतलब कोई किसी कांस्टेंट के इक्वल गिवन है। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, मतलब एफ प्लस लैम्बडा जी, और उसके बाद इसको नाम दे देंगे कैपिटल एफ। अब इसको भूल जाना। अब ये जो कैपिटल एफ आएगा ना, तो जो हमारा ओरिजिनल एफ होता है उसको हम लोग ये मान लेंगे। अब इसके बाद इस पे अपने को क्या यूज करना है? लैग्रेंजस इक्वेशन का, आइलर इक्वेशन का यूज करना है। मतलब ये कैपिटल एफ, तो डेल कैपिटल एफ बाय डे बाय वाई माइनस डी बाय एक्स डे बाय एफ बाय डे बाय वाई। तो सेट के क्वेश्चन में इस इक्वेशन को कभी पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये लैम्बडा की वैल्यू भी निकालनी रहती है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए इस इंटीग्रल को यहाँ पे पुट करते हैं,
कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाए। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है, द एक्सट्रीमल ऑफ द आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, ये अपने पास एक फंक्शनल गिवन है और उस पे कंस्टेंट क्या गिवन है, ये देखो ये 36 दिया, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो अब अपने को क्या करना है, एक नया कैपिटल एफ डिफाइन करना है। कैसे, एफ प्लस लैम्बडा टाइम्स जी, तो वाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू वाई। अब इसको सॉल्व करो, निकालो क्या आ रहा है। समझ में आया ना कैपिटल एफ को कैसे डिफाइन करना है। ये इसको एफ बोलेंगे स्मॉल एफ, इसको बोलेंगे स्मॉल जी, और एफ प्लस लैम्बडा जी जो आएगा उसको हम लोग एफ बोलेंगे, और आइलर इक्वेशन यूज करके उसको निकालना है। सॉल्व करें इसको। सबका पैराबोला आ रहा है। नहीं नहीं, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पूरा सॉल्व करने जाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। वो जो भी आएगा उसको इसमें पुट करो, फिर यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकालो। ठीक है, बट वो निकालने की जरूरत नहीं, इसमें पूछा भी नहीं है सॉल्यूशन। वो जस्ट ये पूछा है कि वो किसका इक्वेशन बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला, एलिप्स या सर्कल। तो वो कांस्टेंट से, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर है, तो m चाहे जो भी हो लेकिन रहेगा तो पैराबोला ना। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, वो एक लीनियर इक्वेशन है। तो a और b को चेंज करने से वो लाइन से सर्कल नहीं बनेगा, वो लाइन ही रहेगा। हाँ, अगर वो लाइन में ही अलग अलग ऑप्शन देंगे तब उसको सॉल्व करना पड़ता है, बट ऐसा ऑप्शन कभी नहीं देंगे। अगर वो देंगे तो इसी टाइप का रहेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड कब होगा, जब लाइन देखो इसमें अपने को क्या गिवन होता है, जैसे एक फंक्शनल गिवन है। ठीक है, ये अपने को कुछ गिवन होगा, ऐसे यहाँ पे और एक कंडीशन गिवन है जिसमें यहाँ पे g और ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक कैपिटल एफ, एफ प्लस लैम्बडा जी। अब यहाँ पे अपने पास f क्या गिवन है, y डैश का स्क्वायर प्लस लैम्बडा, g के प्लेस पे अपने को y दिया। अब ये मेरे पास कैपिटल y f हो गया। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आइलर का फर्स्ट इक्वेशन। तो आइलर का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, ये सिर्फ लैम्बडा बचेगा अपने पास। ठीक है, फिर माइनस y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये सिर्फ 2y डैश इज इक्वल टू 0, और ये फिर से एक बार करेंगे तो ये 2y डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आगे इसको वो साइड लेके आएंगे तो 2y डबल डैश लैम्बडा, तो ये y डबल डैश लैम्बडा बाई 2। इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये लैम्बडा बाई 2 एक्स प्लस सी, और जब फिर से करेंगे तो ये लैम्बडा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आ गया ना। तो ये किसका इक्वेशन है, y ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस अरे लैम्बडा
सी एक्स प्लस डी। अब अगर आगे मैं इसको सॉल्व भी करूंगा ना तो सिर्फ मुझे ये कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, बट इस कांस्टेंट को पुट करने से ये सर्कल नहीं बनेगा, ना ही ये क्या क्या ऑप्शन दिया है, ये हाइपरबोला भी नहीं बनेगा, ना ही कोई एलिप्स बनेगा, ना सर्कल, ये एक हाइपरबोला ही रहने वाला, सॉरी पैराबोला ही रहेगा। समझ में आया सबको ये? अगर इसको पूरा सॉल्व करना तो क्या करेंगे, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन का यूज करके सी डी मिलेगा और उसकी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि ये तो गिवन है ना 36, यहाँ पे जो भी y है इसको पुट कर दो 36, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी, फिर इसको यहाँ पुट कर दो तो वो जो भी y ऑफ x रहेगा वो आ जाएगा। बट अपने को y ऑफ x निकालना ही नहीं है, अपने को सिर्फ ये बताना है कि जो भी आएगा वो क्या कर्व है, एक पैराबोला है, हाइपरबोला है, या फिर एलिप्स या सर्कल। तो ये किसका इक्वेशन है, एक पैराबोला का। समझ में आया सब? और पेपर में भी इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। हम्म। हाँ बस सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशन ही चेक किया करो, अगर कर्व गिवन है ना तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन चेक करो, अगर तीन एलिमिनेट हो गए ना तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर एलिमिनेट नहीं हुआ तब तो निकालना पड़ता है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा पूछते नहीं है, सेट में सिलेबस में ही नहीं है, तो वो करके कुछ मतलब नहीं, ठीक है? और ये सब का ना सिर्फ इक्वेशन देख लेना, ठीक है? ये जो भी लिखा है ना ये सबका इक्वेशन एक बार सब चेक कर देना, ठीक है? ग्रेट सर्कल क्या होता है, कैटेनरी क्या होता है, कैटेनॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, साइक्लॉइड क्या होता है, ठीक है? तो ये सबका इक्वेशन देख लेना, ये जितने भी लिखे ना, और ये जो क्वेश्चन है ना इनके ऑप्शन भी याद कर लेना, ठीक है? कि द शॉर्टेस्ट आर्क कनेक्टिंग टू पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो ये ग्रेट सर्कल आर्क होता है, ठीक है? तो ये सब एक बार देख लेना, ठीक है? साइक्लॉइड, कैटेनरी और ग्रेट आर्क सर्कल, इसका इक्वेशन, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये है कर्व ऑफ फिक्स पेरीमीटर, अगर एक लेंथ का दे देंगे और मुझे मैक्सिमम एरिया निकालना है तो क्या बनाऊंगा, एक सर्कल बनाते हैं उसका, ठीक है? तो वो सीधे सीधे अगर याद है तो हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस बार एक साइक्लॉइड का पूछा था, वो डेफिनेशन ही दिया था। एक क्वेश्चन पूछा था वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए, इधर गया। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था, ये फर्स्ट टाइम पूछा है, तो ये भी अपने को एक फंक्शनल गिवन है और इसका वेरिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो याद कर लेना, हो जाएगा। ये कि किसी इंटीग्रल इक्वेशन का अगर अपने को वेरिएशन निकालना है, ठीक है, किसी फंक्शनल का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए टू बी एफ वाई डी एक्स डेल्टा वाई प्लस ए टू बी एफ वाई डैश डी एक्स डेल्टा वाई डैश, ठीक है? तो ये याद कर लो, अगर इन केस इस बार पूछ लेगा तो ये लिखना, ठीक है? अगर कभी भी किसी फंक्शनल का वेरिएशन निकालना है तो ये देखो, ये अपने पास क्या है, ये जो f है ना ये f होगा, इसको पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पुट करो, y डैश के रिस्पेक्ट में इसको निकालो, यहाँ पुट करो, और उसके बाद चेक करो कौन सा ऑप्शन आएगा, निकालो। एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार y डैश के रिस्पेक्ट में।
हम्म। उसमें सेम नहीं होगा, इसमें सेम लिखा होगा, ठीक है। कौन से ईयर का है? 2020 का ना? क्या आ रहा है ऑप्शन, क्या आ रहा है तुम लोग को? इसमें सेम नहीं है, उसमें थोड़ा अलग है। उसमें यहाँ पे ना एक वाई स्क्वायर भी है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। सी आ रहा है सबका? करना क्या है, सिर्फ एक बार इसको y के रिस्पेक्ट में करना है। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ये 2xy आ जाएगा और ये तो e रेस टू वाई रहेगा, मतलब ये सेम ऐसे ही है। तो चेक कर लो किसमें आ रहा है ये। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, y डैश के रिस्पेक्ट में करना है। तो y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये टर्म जीरो और यहाँ पे सिर्फ e रेस टू वाई। तो मतलब क्या बच रहा है अपने पास, y डैश ई रेस टू वाई प्लस 2xy प्लस ई रेस टू वाई। तो सिर्फ इसी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं है। तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। और उसके बाद dx तो दोनों में कॉमन था ना, dx को कॉमन ले लेंगे और एक बार डेल वाई और डेल वाई डैश, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना। तो ये तो कॉमन ले सकते हैं ना हम लोग, dx दोनों में है, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे डेल वाई और एक बार डेल वाई डैश। तो ये इसके साथ एक डेल वाई आएगा और इसके साथ डेल वाई डैश। क्लियर है सबको ये? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। समझ में आया सबको? तो ये जब भी अगर कभी वेरिएशन पूछेगा तो इस तरीके से निकालना। तो हो गए सारे क्वेश्चन अपने। जैसे अगर कभी ये भी आता है ना, इस टाइप का भी आता है ना, तो इसमें कुछ करना नहीं है। आर को क्या करोगे, वाई से रिप्लेस कर दोगे और थीटा को एक्स से, बाकी कुछ नहीं करना है। और जैसे वहां पे करते थे एज इट इज करो, इसको सॉल्व करो आइलर फर्स्ट इक्वेशन यूज करके। जो भी इक्वेशन आएगा वो अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन, हेलिक्स वगैरह, तो ये सब एक बार देख लेना, ठीक है। कि ग्रेट सर्कल क्या होता है, हेलिक्स क्या होता है, कैटेनरी क्या होते हैं, साइक्लॉइड क्या होते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, इनका जस्ट इक्वेशन देख लो बस। इक्वेशन भी देख लेना और उनका डेफिनेशन भी देख लेना। हो सकता है डेफिनेशन ही दे दे और पूछेगा कि उसमें क्या आएगा। जैसे इस बार साइक्लॉइड का डेफिनेशन दिया था, इस बार जो 4 क्वेश्चन थे ना, तो ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये सिंपल क्वेश्चन है। और उसके बाद ये जो है ना, ये डेफिनेशन दे दिया साइक्लॉइड का कि द कर्व कनेक्टिंग टू गिवन पॉइंट ए एंड बी that do not lie on a vertical line such that a particle is sliding down this curve under the gravity from the A reaches point B in a shortest time। तो अगर ये किसी को डेफिनेशन पता था साइक्लॉइड का तो वो डायरेक्ट कर सकता है, बाकी ऐसा नहीं कि इसको हम लोग पहले से पढ़ के नहीं जा सकते। तो इसीलिए एक काम करो, जितने भी जो भी डेफिनेशन लिखा है ना, और अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए ना उन्हीं का इक्वेशन और उनका डेफिनेशन एक बार देख लो। तो ये सीधे डेफिनेशन है, द साइक्लॉइड ऑफ विच वन आर कंटेन बोथ द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। हाँ, सीओबी में ही ना एक क्वेश्चन अलग से भी आता है, ठीक है। मतलब कैटेनरी, हेलिक्स, ये सब पे आते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह। ये एप्लीकेशन है इसका, साइक्लॉइड सीओबी का, ठीक है। तो ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि मतलब इसको अलग से पढ़ सकते हैं। तो जस्ट क्या करो, हर एक का इक्वेशन पता रहना चाहिए और उसका डेफिनेशन पता रहना चाहिए। और बाकी जो हम लोग सीओबी को सॉल्व करते हैं ना, वो इक्वेशन आएगा। अब अगर वो इक्वेशन किसका वही नहीं पता चलेगा तो कुछ मतलब नहीं है। तो एक बार सबका इक्वेशन देख लेना। बाकी सीओबी के एक क्वेश्चन अगर फंसेगा तो सिर्फ ये वाला, बाकी ये 3 क्वेश्चन जितने टॉपिक पढ़े ना उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। मतलब उसी में से 3 में से मान के चलो
एक क्वेश्चन तो कंफर्म रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, मतलब जिसमें अगर जिसको याद है ना तो उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। और सिर्फ इसी की बात नहीं है, चाहे वो पीडी हो उसमें भी एक क्वेश्चन रिपीटेड मिलता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही मिलेगा, इंटीग्रल इक्वेशन में ही मिलेगा, सीओबी में मिलेगा। आगे हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, अगर किसी को पता होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये तीनों क्वेश्चन रिपीटेड है। ये जो तीनों क्वेश्चन है ना ये तीनों रिपीटेड है। ये भी रिपीटेड है, ये मैंने कराया भी था कि 1/x रहेगा अगर पी के 4 है तो क्या लिखते हैं, 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 5 रहेगा तो क्या लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करके चेक कर दो। ऐसा 3-4 मतलब इसका यूज करके भी, इंटरपोलेशन का यूज करके भी सॉल्व करते हैं, बट कभी भी इसको सॉल्व नहीं करना है। जस्ट 0 पुट करो, 1 पुट, मैंने बताया भी था। और ये क्वेश्चन ना बहुत पहले आया था और सेम वही क्वेश्चन है ये, तो देखा जाए तो ये तीनों रिपीटेड क्वेश्चन है। और वो लोग ये भी नहीं चेंज करते, पॉलिनोमियल भी सब वही रहता है। ये मैकेनिक्स में ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही रहते हैं, अगर प्रीवियस ईयर का देखोगे तो मैकेनिक्स में पूरा नहीं करना रहता, जो फॉर्मूले बेसिस पे है, सिर्फ वो 5-6 फॉर्मूला वो याद कर लो, उसी से रिलेटेड आता है। अगर कुछ अलग है उसको छोड़ सकते हैं बिंदास, ठीक है। हाँ मैकेनिक्स, अभी ये हो गया ना, इसके बाद मैकेनिक्स स्टार्ट करें, मैकेनिक्स या तो फिर अपना एलपीपी। तो नेक्स्ट मंथ में ना सिर्फ अपना 3 टॉपिक बचा है, एक न्यूमेरिकल एनालिसिस बचा है, तो 2 लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस हो जाएगा, एक लेक्चर में फूरियर बचा है ना, फूरियर। बाकी जो भी रहेगा उसमें एलपीपी और ये करेंगे। एलपीपी में बहुत सारे टॉपिक। डिफरेंशियल ज्योमेट्री मत करो, छोड़ दो उसको, ठीक है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, फंक्शनल एनालिसिस, वो जो 20 मार्क्स का आता है उसको छोड़ दो, बस 40 से 80 मार्क्स का करके जाओ बस। बट ये सब अच्छे से करके जाना, क्योंकि पेपर में उतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। अगर ये मैकेनिक्स वगैरह और एलपीपी का कर लेते हो ना तो फिर वो जरूरत नहीं हो सब करने की। बल्कि हाँ, प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है ना, मतलब उसी के थ्रू थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेसिक आता है, ऐसा कुछ आता नहीं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। मतलब सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेगा ना उसी से रिलेटेड आता है। ये एक बार इस बार नया क्वेश्चन दे दिया था, बाकी जल्दी ये भी नहीं देते। ठीक है, तो अपना सीओबी भी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 लेक्चर में न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर मैकेनिक्स या फिर एलपीपी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ में पूरा वही 2 चैप्टर चलेगा, वो मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा। चलो, हाँ फूरियर सीरीज का एक लेक्चर रहेगा ना, 2 लेक्चर न्यूमेरिकल के होंगे, एक लेक्चर फूरियर का रहेगा, एक लेक्चर न्यूमेरिक क्या बोलते हैं उसको, 2 न्यूमेरिकल, एक फूरियर। मैकेनिक्स का 3 से 4 लेक्चर रहेगा, और 4 से 5 लेक्चर ऑपरेशनल रिसर्च और एलपीपी के रहेंगे, क्योंकि उसका बहुत टॉपिक आता है, कम से कम 8 से 10 मार्क्स का आता है। हम्म। टोपोलॉजी में जितना रियल में आता है वही करो, बाकी कुछ मत करो। मतलब जो रियल से रिलेटेड है ना, मेजर थ्योरी वगैरह ये सब, वो 20 मार्क्स मैंने पहले ही बताया था, वो जो 20 मार्क्स है ना उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये 20-30 में क्या, हाँ ठीक है, बस वही नोट से ना डायरेक्ट स्टेटमेंट याद कर लो, क्योंकि वो सब आता नहीं है। जो पूछते भी है ना, मतलब वो बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड पूछते हैं, तो वो सब कहीं नोट्स में मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है। जैसे फंक्शनल एनालिसिस के सब क्वेश्चन जल्दी मिलते भी नहीं है, मतलब अगर किसी को आता है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा नोट्स में भी नहीं मिलता हो। तो फंक्शनल का 3 छोड़ सकते हैं, 3 डिफरेंशियल ज्योमेट्री का, और टोपोलॉजी का तो क्वेश्चन बन जाता है, मतलब 2 को छोड़ देंगे ना, 2 क्वेश्चन रियल से रिलेटेड रहते हैं, तो मान लो 2 से 3 क्वेश्चन ये छूटेगा। मेजर थ्योरी का सिर्फ 2 क्वेश्चन छूटता है, बाकी जो रिपीटेड रहते हैं वो सब याद करके जाना है। और 3 से 4 क्वेश्चन, ये जो ये आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बूलियन अलजेब्रा वगैरह, ये सब छोड़ सकते हैं। मतलब टोटल 20 मार्क्स मैंने पहले ही बताया था कि 20 मार्क्स छोड़ सकते हैं, बाकी 80 मार्क्स का हम लोग करेंगे टोटल, ठीक है।
और वो छोड़ के भी नहीं जाने का, प्रीवियस ईयर के जो रहते हैं ना वो सब करके जाने का। ठीक है, मतलब कम से कम एटलीस्ट आंसर तो याद होना चाहिए। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का भी ना प्रीवियस ईयर के जहां तक मतलब जितने भी आंसर की है ना वो क्वेश्चन का आंसर याद करके जाओ। अगर उससे रिलेटेड आता है ना तो कम से कम अगर तुक्का भी मारना है तो थोड़ा ढंग से मारना, क्योंकि हो सकता है ना रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए कम से कम एटलीस्ट जो टॉपिक नहीं पढ़े हो ना तो प्रीवियस ईयर का जितने भी है वो सब करके जाना। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर तो कॉम्प्लेक्स का रहेगा, अप्लाइड का नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है चलेगा। हाँ ये सीओबी का नोट्स में भेज देता हूँ। हाँ उसमें नेट के क्वेश्चन है, ठीक है, तो नेट के क्वेश्चंस को मत करना, मतलब जो सिंपल है वो कर लेना, बाकी उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो सेट के क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है ना इसको देख के नोट्स बना लेना, ठीक है। चलिए।